हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम जुलाई 2026 के लिए पर्यावरण शिक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो पेपर फर्स्ट के हैं और ये पेपर हुआ था 19 दिसंबर 2016 को। तो 19 दिसंबर 2016 का जो है प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र सॉल्व कराया जाएगा। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। आप चलिए इसमें पहला वाला क्वेश्चन करिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी, यानी एक शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि तो क्या है वो। तो पहला वाला ऑप्शन है सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास। देखिए, एक शिक्षक होने के नाते उसके सबसे बहुमूल्य निधि होती है उनके छात्रों का विश्वास। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए कि शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं, जो न सिर्फ उनके छात्रों के जीवन को आकार देते हैं बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि वे शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। अतः एक शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है छात्रों का विश्वास। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। 122 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक क्या है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिद्धांत, बी है कानून, सी है खोज तथा डी है मूल। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिद्धांत। देखिएगा कि सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात का भान हो जाता है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। तो 122 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिद्धांत। अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। तो अगले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। तो बताइएगा कि इसमें सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। विचार गोष्ठी या श्रुतलेख या सूत्रलेख या एवं दिया गया कार्य या विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना या फिर व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो देखिए कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि पूछा जा रहा है। तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि होगी ऑप्शन नंबर सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। बाकी देखिएगा इन तीनों में श्रुतलेख श्रुतलेख श्रुतलेख, तो इसी से काट दीजिए, ये निगेटिव है। तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि होगी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। तो देखिए, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है और इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं और यह विधि शिक्षा की कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्रों द्वारा किया जाने वाला गृह कार्यों के लिए किया जाता था, जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम करना निहित होता था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस का नाम पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या मीथेन। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो वो है हीलियम। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं और इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन आदि करती हैं। इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के उपकरणों, वातानुकूलक, फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है। हीलियम तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एक निष्क्रिय या नोबल गैस है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। तो उस इकाई का नाम बताना है कि जिससे ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है। जूल, डेसिबल, न्यूटन या नैनो इकाई। तो देखिए, ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है डेसिबल के द्वारा। अब देखिए, इसमें व्याख्या दिया गया है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को अस्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है। 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद तथा 75 डेसिबल साधारण तेज, उसके बाद 95 डेसिबल अत्यंत तेज और 120 डेसिबल से अधिक की ध्वनि
तीव्र कष्टकारक होती है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। तो बताइएगा ऐसी कौन सी स्थलाकृति है जिसका निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। लैपीज का, यू आकार की घाटी का, या वी आकार की घाटी का, या जलप्रपात का। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। तो देखिएगा कि हिमानी द्वारा जो है तो यू आकार की घाटी का निर्माण हुआ है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से तो यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होता है और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है। अपरदन के कारण इनके दोनों किनारे काफ़ी समानांतर एवं अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। जलप्रपात एक प्रमुख प्रवाही जल कृत अपरदनात्मक स्थल रूप है और वी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के वी अक्षर के आधार पर किया जाता है। इस आकार की घाटियों का निर्माण युवा नदियों के द्वारा होता है और जब नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है तो वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यू आकार की घाटी। यानी पूछा गया क्वेश्चन में कि किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है, तो यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम पूछा गया है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा जिसे हम कहते हैं, नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह भारत के झारखंड राज्य से बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि ताप्ती, नर्मदा, सिंधु नदियां जो है तो ये अरब सागर में गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुवर्ण रेखा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो राकेश के लिए सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय कौन सा हो सकता है, जो कि कक्षा 5 में पढ़ता है और इन्होंने शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को प्रस्तुत नहीं किया। तो चलिए देखिए, प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, या खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, या उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, या डी है कि उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। देखिए राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय उसकी अनियमितताओं को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, न कि प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, या उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। ये तीनों नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन करिए। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है, तो इंदौर शहर जो है, देखिए भोपाल शहर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भोपाल। भोपाल शहर तो ये मध्य प्रदेश में झीलों का शहर कहलाता है। अब देखिए इसमें व्याख्या कि भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश देश विदेश में पर्यटन स्थलों, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है और मध्य प्रदेश राज्य की ही राजधानी भोपाल है, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। लोअर लेक और अपर लेक जैसी दो सुंदर झीलों के कारण ही भोपाल की झीलों को शहर भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो लाल सागर अलग करता है, या काला सागर, या अरब सागर, या भूमध्य सागर। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाले सागर का नाम पूछा गया है।
तो इसका करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अब देखिए भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। और यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जलडमरू मध्य है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की एक खाड़ी है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सा सारा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाले सागर का नाम है भूमध्य सागर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखिए 131 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस पूछा जा रहा है कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो देखिए ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित कर दिया। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई। ओजोन दिवस 2016 का थीम था और ओजोन एंड क्लाइमेट रिसोर्टेड बार्ड आ वर्ल्ड यूनाइटेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस पर मनाया जाता है 16 सितंबर को। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो होते हैं तो वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, यानी उत्पादक के बाद जो होते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो होते हैं तो वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अब देखिएगा कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृतोपजीवी, कवक और जीवाणु। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो बताइएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को पूछा जा रहा है कि इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को हम कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जीवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जल में होते हैं। इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र आदि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 134 नंबर क्वेश्चन है। तो 134 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, यानी कि सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण करने वाला ईंधन कौन सा है। तो डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला। तो देखिए सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए निम्नलिखित ईंधनों में से हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि डीजल, पेट्रोल और कोयला के जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं, और हल्का होने के कारण गुब्बारों और वायुपोतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है तथा इसका स्थान अब हीलियम ले रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। तो ये संकटग्रस्त जंतु है, ये पांडा तो कहाँ पाया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा ये पाया जाता है चीन में। पांडा को चीनी भाषा में झुयांग माओ या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं, और ये चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों के पेड़ों पर रहते हैं। आज पांडा विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा ये पाया जाता है चीन में। अब अगला वाला क्वेश्चन करिए। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी।
देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट ऑप्शन नंबर डी में है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी का नाम दिया जाने लगा और भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हो गए। और भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट मिक नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। यानी भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला वाला क्वेश्चन करिए। देखिए अगला वाला क्वेश्चन यह है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। अपने यहाँ तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो बताइए ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों 25 दिसंबर में मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेकर के 28 से 29 फरवरी तक होती है और क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है और यह 25 दिसंबर को पड़ता है। तो क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में कहाँ मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए 138 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जा रहा है कि ये किस जीव का संरक्षण करता है, हाथी का, सांप का, गैंडा का या शेर का। तो देखिए गिर वन्य जीव अभ्यारण्य ये संरक्षित करता है शेर का। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा गिर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस वन्य अभ्यारण्य में पुष्प और जीव जंतुओं की प्रजातियां मिलती हैं और यहाँ स्तनधारियों की 30 प्रजातियां, सरीसृप वर्ग की 20 प्रजातियां पाई जाती हैं और दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का यही एक ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जा रहा है कि ये जो है निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है, तो ये करता है शेर का। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन करिएगा कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो बताइएगा ऐसी कौन सी वनस्पति है जो कि मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो देखिए महोगनी, कैक्टस, फर या चंदन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी प्राकृतिक वनस्पति है जो कि मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैक्टस। कैक्टस जो है तो ये मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है और यह सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहते हैं और इनके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके, जिससे जल का ह्रास कम हो, यानी जल का नुकसान कम हो। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैक्टस। आइए देखिए 140 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर जो है किस चीज़ से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है मृदा प्रदूषण, बी है वायु प्रदूषण, सी है ध्वनि प्रदूषण तथा डी है जल प्रदूषण। तो ग्रीन मफलर आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रदूषण से। देखिए ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले व ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीकी है ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें, क्योंकि पेड़ ध्वनि को अवशोषित करते हैं और इसे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। अब देखिएगा 141 नंबर क्वेश्चन,
तो देखिए 141 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत पूछा जा रहा है, सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है या शुक्र है। तो देखिएगा कि भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत जो है तो वो सूर्य है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कि भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है और सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है, जो वातावरण में फोटॉन छोटी छोटी प्रकाश तरंग पेटिकाएं के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों में होता है। इसीलिए सूर्य ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो टाइटन पूछा जा रहा है किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो देखिए टाइटन जो है तो ये शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए सौर मंडल में शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है और शनि के 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह देखिए तो मीमांसा, एनसीलाडू, टेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, इपापेटस और फोबे हैं। बुध और शुक्र ग्रहों के जो है तो कोई उपग्रह नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। अब वरुण के 13 उपग्रह हैं, इनमें ट्रिटोन व मेरिड प्रमुख हैं। तो टाइटन पूछा जा रहा है किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, तो शनि ग्रह का। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 143 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो बायोडीजल की फसल जो है तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जेट्रोफा। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है और यह भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जाता है और इस तेल से कार आदि चलाई जा सकती हैं। इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है तथा जो अवशेष बचता है उससे बिजली पैदा की जा सकती है। जेट्रोफा अनावृष्टि रोधी सदाबहार झाड़ी है और यह कठिन परिस्थितियों को भी झेलने में सक्षम है। तो पूछा जा रहा है बायोडीजल की फसल कौन सी है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेट्रोफा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा जा रहा है कि ये किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986। ऑप्शन में दिया गया है 1982, 86, 92 और 96, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में पारित किया गया था। अब देखिए कि संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है और यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया। यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो ये लागू किया गया 19 नवंबर 1986 को। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन करिए, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है। तो भूमंडलीय तापन का कारण पूछा जा रहा है हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि। तो भूमंडलीय तापन का कारण होगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। देखिए भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि है। धरती पर विनाशक गैस के बढ़ने की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला और तेल का अत्यधिक इस्तेमाल और जंगलों की कटाई है। धरती पर घटती पेड़ों की संख्या की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और इससे भूमंडलीय तापन में वृद्धि होती है। बढ़ते तापमान की वजह से समुद्र जल स्तर बढ़ना, बाढ़, तूफान, खाद्य पदार्थों की कमी, तमाम तरह की बीमारियों आदि का खतरा बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अब आइए देखिएगा
अगला वाला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है, यानी 146 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो शीतोष्ण पर्वतीय वन में, या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, या शीतोष्ण घास प्रदेश में, या सवाना वन में। बताइएगा कि किसमें जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में। देखिएगा कि निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं, और ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। और विश्व वन्य जीव निधि के बायोम वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक प्रकार माना जाता है, और इन्हें विषुवतीय सदाबहार तराई वन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? यानी ऐसी कौन सी मिट्टी है कि जिसका निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या लैटेराइट मिट्टी। तो देखिए लावा द्वारा जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कि काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है, और भारत में यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है, और इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और यह बहुत ही उपजाऊ है, और कपास के लिए यह प्रसिद्ध है। यानी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है, इसीलिए इसे कपास वाली काली मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में नमी को रोके रखने की प्रचुर शक्ति होती है, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो लावा द्वारा होता है काली मिट्टी का निर्माण। पूछा जाए मान लीजिए क्वेश्चन में कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो वो है काली मिट्टी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? यानी सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं तो उनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं, ऐसी कौन सी वायुमंडल की परत है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। समताप मंडल जो है ये प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं। इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, और यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश की 93.99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में फ्रांस के भौतिकविदों फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। आइए देखिए 149 नंबर क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, या जल के तापमान। तो देखिए गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य है जल की गुणवत्ता। देखिए गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए 1985 ईस्वी में श्री राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना GAP का शुभारंभ किया गया था। कार्यक्रम खूब धूमधाम से शुरू किया गया, लेकिन यह 15 वर्ष की अवधि में 901.71 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी नदी में प्रदूषण का स्तर कम करने में विफल रहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल की गुणवत्ता। यानी गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य क्या था? तो जल की गुणवत्ता में सुधार करना था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है 150 नंबर क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यही वाला कर लें तो चलिए करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो ऐसा कौन सा वृक्ष है जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नीम। नीम का वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, और नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम होता है एजाड्रिएक्टा इंडिका। नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शोधन होता है, और त्वचा विकार रहित और कांतिवान होती है। इसके अतिरिक्त नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों और घावों के निवारण में सहायक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।